हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ज्योग्राफी। आज हम आपके लिए लाए हैं जनसंख्या का पार्ट 3, जनसंख्या वृद्धि। इससे पहले हमने जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व का अध्ययन किया है। आज हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या वृद्धि का, कि जनसंख्या वृद्धि होती क्या है, विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति क्या है और किस किन कालों में इनका परिवर्तन अलग अलग तरह से हुआ है। इसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जनसंख्या वृद्धि। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि किसी प्रदेश या किसी क्षेत्र की निश्चित अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन उस क्षेत्र के क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या के आकार में निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। वृद्धि ऋणात्मक या धनात्मक हो सकती है, और ये वृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि को संख्या व प्रतिशत दोनों में व्यक्त किया जाता है, और जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त करने के दो तरीके हैं। तो संख्या में लिख सकते हो कि आपने इतने 10 साल के अंतराल में इतनी जनसंख्या में वृद्धि हुई। हम इसको प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि या निरपेक्ष वृद्धि ज्ञात करने के लिए वर्तमान संख्या से विगित जनगणना वर्ग की संख्या को जनसंख्या को घटा देते हैं। अब क्या कहते हैं कि इसमें जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करने का एक तरीका है। इस तरीके में क्या होता है कि वर्तमान में हमारी जो जनसंख्या है उसमें से लास्ट ईयर यानी अगली जनगणना में जो संख्या आई या जो जनसंख्या आई उसको क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं, और जो आंसर प्राप्त होता है वो क्या होगा, उसकी वृद्धि दर होती है। जैसे नीचे आंकड़ा दे रखा है कि भारत की जनसंख्या 2011 में थी 121.0 करोड़ और 2001 में थी 102.7 करोड़। 121.01 से 102.7 घटाने पर 18.3 क्या हो गई, वृद्धि की। ये 18 करोड़ 30 लाख क्या होगी, इसकी वृद्धि होगी। इसके बाद है विश्व जनसंख्या वृद्धि, के विश्व में जनसंख्या का आंकड़ा क्या है, किस प्रकार से विश्व में जनसंख्या की वृद्धि देखने को मिलती है। सबसे पहला है जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अब प्राचीन समय प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय में जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है। इसी परिवर्तन में निरंतर ये परिवर्तन होता रहता है। विश्व की जनसंख्या समय समय पर बदल रहती है, कहीं पर जनसंख्या अधिक हो जाती है तो कहीं पर जनसंख्या कम हो जाती है। ये प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। फिर नंबर 2 टॉपिक है इसका, प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या वृद्धि धीमी थी। अब क्या कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जब मानव की उत्पत्ति हुई उस समय जनसंख्या की वृद्धि क्या थी, धीमी गति से हुई। क्यों हुई कि उस समय मानव, एक तो विषम जलवायु, उस समय जो हिमयुग है वो, उसके अलावा उनका जीवन था घुमक्कड़ जीवन, और जो इसका पोषण था उसका स्तर क्या था, अल्प स्तर। इसीलिए उनके जीवन में धीरे धीरे इनका जो जन्म दर है वो कम रही और मृत्यु दर क्या रही, अधिक रही। इसीलिए निरंतर प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या में वृद्धि धीमी गति से हुई। पशुपालन व कृषि के साथ में जनसंख्या में वृद्धि हुई और पर्याप्त पोषण प्राप्त हुआ। तो धीरे धीरे मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया और कृषि कार्य को भी क्या कर दिया, उन्होंने आरंभ किया। इसी के साथ में उन्हें पर्याप्त पोषण मिल लगा और धीरे धीरे करके जनसंख्या में क्या होती गई, वृद्धि होती गई। ये हमें देखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं में वृद्धि से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। अब क्या कहता है कि पशुपालन हो गया, कृषि करना आरंभ हो गया, धीरे धीरे इन्होंने पर्यावरण के साथ में अनुकूलन करना शुरू कर दिया कि जो विषम धरातल थे या विषम जलवायु प्रदेश थे वहीं पे निवास करना आरंभ कर दिया, और इनकी सुख सुविधाओं में धीरे धीरे क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के साथ साथ में इन्होंने जनसंख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई। 18वीं शताब्दी से पूर्व जनसंख्या की गणना केवल अनुमान के आधार पर होती थी। अब क्या कहते हैं, 18वीं शताब्दी से पहले जनसंख्या की जो गणना की जाती थी वो केवल अनुमानों के आधार पर की जाती थी। पृथ्वी पर मानव का उद्भव 10 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। अब क्या कहते हैं, पृथ्वी पर मानव का उद्भव 10 लाख यानी आज से लेकर 10 लाख पहले इसका उद्भव माना जाता है, जब जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या केवल 6000 थी। इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, यानी जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति है कि समय के साथ में किस प्रकार से जनसंख्या में बदलाव होता रहा। इसको मुख्यतः 4 कालों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल मतलब मानव की उत्पत्ति का काल,
प्राचीन काल मतलब सभ्यताओं का युग। 3 है मध्य काल यानी आधुनिक आविष्कार या खोजों का युग, और आधुनिक काल यानी वर्तमान काल के सुख सुविधाओं पूर्ण युक्त काल। नंबर 1 है प्रोगो ऐतिहासिक काल। इस काल में मुख्यतः मानव के भोजन का आधार जो था वो आखेट, संग्रहण आदि की व्यवस्थाओं के द्वारा भोजन ग्रहण करता था। इसीलिए जनसंख्या की वृद्धि की दर क्या रही? धीमी, कि उसे अल्प पोषण मिलता था, सुख सुविधा उसके पास थी नहीं, जलवायु भी क्या थी? विषम थी, इसीलिए उसे भोजन प्राप्त नहीं होता और मृत्यु अधिक हो जाती थी। इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हुई। और जो हिमकाल थे, उस समय हिमकाल थे, तो हिम युग के आने के बाद में बर्फ की कमी से मानव का फैलाव विश्व में हुआ, तो जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। जब हिम युग आया, हिम युग के बाद में अंतर हिम युग आते गए, जिसके कारण जनसंख्या का फैलाव धीरे धीरे विश्व के अन्य भागों, अन्य महाद्वीपों में होता गया और धीरे धीरे जनसंख्या पूरे विश्व में फैल गई। फिर नंबर 2 है प्राचीन काल। आज से 6000 वर्ष पूर्व सभ्यताओं का काल। अब क्या कहते हैं? आज से 6000 वर्ष पूर्व जो काल था उसे हम कहते हैं प्राचीन काल। इसको सभ्यताओं का युग भी कहा जाता है कि आज से 6000 साल पहले विश्व में कुछ सभ्यता या विकसित नगर थे, उन नगरों का समय क्या कहलाता है? प्राचीन काल कहलाता है। इसमें पशुपालन व कृषि आरंभ किया, यानी सभ्यताओं के काल में ही पशुपालन, मनुष्य ने स्थायी जीवन जीना आरंभ कर दिया। एक तो पशुपालन करना आरंभ किया उन्होंने, कृषि कार्य करना आरंभ किया, नगरों का विकास हुआ, है ना। इसी के साथ में जनसंख्या में वृद्धि हुई और उस समय विश्व की जनसंख्या 30 करोड़ थी। उस समय क्या कई ऐसी सभ्यताएं थी जिसमें यूनान, रोम है, मेसोपोटामिया है, मिस्र है, सिंधु घाटी है, सरस्वती घाटी है, आदि सभ्यताओं में मानव का विकास। फिर नंबर 3 है मध्यकाल के 7वीं शताब्दी से लेकर 1650 ईस्वी तक का समय। अब क्या कहते हैं कि 7वीं शताब्दी से लेकर 1650 यानी मध्य 17वीं शताब्दी तक का समय मध्यकाल माना जाता है कि ये 750 में विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। जनसंख्या वृद्धि की गति बहुत धीमी थी, कुछ देशों में अधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसका महत्वपूर्ण कारण था बाढ़ का आना, सूखा, महामारी, युद्ध के कारण जनसंख्या में क्या होती गई? कमी होती गई। कि मध्यकाल में एक देश ने दूसरे देश पर कब्जा कर उसका अधिकार जताने की कोशिश की, जिसके कारण कई युद्ध हुए, भूखमरी आई, महामारी आई, आदि कारण जनसंख्या में धीमे धीमे कमी होती गई। फिर नंबर 4 था आधुनिक काल। इसको हम वर्तमान समय भी कह सकते हैं कि मध्य 17वीं शताब्दी के बाद से लेकर वर्तमान तक का समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। 1750 ईस्वी में जनसंख्या 72 करोड़ थी, वो 1850 में बढ़कर ये दुगुनी हो गई और 1850 में क्या हो गई? एकदम अपने 100 साल में ये दुगुनी होकर 133 करोड़ हो गई। फिर 1950 में 251 करोड़, वर्ष 2000 में 610 करोड़, 2013 में 714 करोड़ और 2015 में 720 करोड़ और 2050 तक 903 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है कि 2050। फिर है जनसंख्या वृद्धि के कारण कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या में बढ़ोतरी या कमी होने के महत्वपूर्ण कौन कौन से कारण है जिसके कारण जनसंख्या में या तो अधिकता देखने को मिलती है या फिर रिक्तता या कमता देखने को मिलती है। सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई। लगभग सभी महाद्वीपों में पूर्वैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय में जनसंख्या में क्या होती गई? परिवर्तन देखने या वृद्धि होती रही, परंतु हर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जनसंख्या परिवर्तन अलग ढंग से या अलग तरीके से होती, कहीं अधिक होती थी तो कहीं पर कम होती थी। इसके लिए कुछ कारण उत्तरदायी थे, जिसमें नंबर 1 था मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में गिरावट का मतलब है कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण ही मृत्यु दर को नियंत्रित करना है। कि विश्व में जो मनुष्य है, मनुष्य ने अपने आविष्कार, खोज, विज्ञान के द्वारा इतनी सारी खोजें कर ली जिसके कारण मनुष्य के जीवन स्तर में सुधार हो गया, जिसके कारण उसका जीवन भी लंबा होने लगा और अल्प आयु में मृत्यु होने के बाद उसने लंबा जीवन जीना आरंभ कर दिया और जनसंख्या में धीरे धीरे क्या होती रही? वृद्धि हो गई। चिकित्सा सुविधाओं का विकास भी किया उन्होंने। फिर नंबर 2 था खाद्यान्न पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। और नंबर 2 में क्या कहते हैं? जो खाद्यान्न पदार्थ होते हैं उन पदार्थों की समय समय पर क्या होती गई? आपूर्ति, यानी उनको मिलता रहा, जिसके कारण को भूखमरी आदि समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। कि यंत्रीकरण व गहन कृषि, सिंचाई सुविधा व उन्नत विकास विस्तार के कारण इनमें कृषि के उत्पादन में अत्यधिक क्या होती गई? वृद्धि होती गई, जिसके कारण अकाल, सूखा जैसी समस्या अत्यधिक कम हो गई। नंबर 3 है औद्योगिक विकास। औद्योगिक क्रांति के कारण खनन, ऊर्जा उत्पादन, उद्योग, परिवहन, व्यापार, तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में बहुतायत में विकास हुआ और जिसमें रोजगार के माध्यम भी बढ़े और मनुष्य का जीवन स्तर क्या होता गया?
ऊंचा होता गया कि उद्योग की स्थापना होने के बाद मनुष्य ने उसमें कार्य करके रोजगार प्राप्त किया, रोजगार प्राप्त करने उसके आय प्राप्त हुई, आय से उसका जीवन स्तर सुधरने लगा। वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति, नवीन आविष्कारों ने मानव जीवन को आरामदायक व सुविधापूर्ण बनाया है कि वैज्ञानिकों ने ऐसे नए नए आविष्कार किए जिसने मानव के जीवन को एक सुविधापूर्ण व आरामदायक जीवन बना लिया है, जिससे वो आराम से जिंदगी अपनी निकाल सकता है। फिर नंबर 5 है शांति व सुरक्षा कि शांति और सुरक्षा की स्थापना से विश्व में सामान्य प्रगति का विस्तार हुआ कि जब प्रकृति जब युद्ध होना बंद हो गया तो लोगों की मृत्यु दर में क्या आ गई, कमी आ गई, जिसके कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने लगी। फिर नंबर 6 है प्रवास। प्रवास का मतलब होता है मनुष्य का एक स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर जाना। मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी, जिसके कारण यूरोपियन लोग थे वहां पर जनसंख्या अधिक होने के कारण संसाधनों की क्या होती गई, कमी हो गई। इस कमी को देखते हुए वहां के स्थानों ने अपने मुख्य स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान यानी जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जैसे देशों में जाकर बसना आरंभ कर दिया और वहां पर जनसंख्या में धीरे धीरे क्या होने लगी, वृद्धि। तो प्रवास के कारण भी जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होता है। जैसा कि आज हम सब देखते हैं कि मनुष्य अपने दैनिक कार्य या अपने अर्थ निर्वाह या आर्थिक व्यवस्था को अच्छा करने के लिए कहीं और जाकर कार्य करता है, वहां पर बस जाता है। तो इस प्रकार से भी प्रवास में जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि व कमी हो जाती है। इसके बाद है विश्व जनसंख्या वृद्धि की विशेषता कि जनसंख्या में मुख्य कौन सी विशेषता पाई जाती है। 1650 से 1750 में एशिया और यूरोप में साधारण वृद्धि हुई। अब क्या कहते हैं 1650 से लेकर 1750 इस 100 कालों में एशिया व यूरोप महाद्वीप में साधारण सी वृद्धि देखने को मिली और अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या कमी हुई। क्यों कम हुई कि ये एक उपनिवेशिक काल था जिसमें जो ब्रिटिश या जो विदेशी लोग थे, जो यूरोप के जो मुख्य लोग थे, उन्होंने दूसरे देशों पर अधिकार जमाया। उस अधिकार में यूरोप के जो लोग थे उनको बंदी बनाकर किसी और देशों में जाकर काम करने के लिए विवश किया गया। इसीलिए यूरोप अफ्रीका में जनसंख्या में क्या आ गई, कमी आ गई। 1750 से 1900 तक सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई, परंतु एशिया व यूरोप व अमेरिका में अधिक वृद्धि हुई। अब क्या कहता है कि 1750 से लेकर 1900 यानी इन 50 वर्षों में लगभग सभी महाद्वीपों में क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई, परंतु यूरोप, अफ्रीका, एशिया व उत्तरी अमेरिका जैसे देशों में इस वृद्धि सर्वाधिक देखने को मिली। इसके महत्वपूर्ण कारण था प्रवास। 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक वृद्धि उत्तरी अमेरिका व एशिया में हुई। 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई थी, एशिया व अफ्रीका में, एशिया व अमेरिका में। इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि की समस्या कि जनसंख्या वृद्धि की क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर विश्व में जनसंख्या वृद्धि अधिक हो गई तो मनुष्य को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है कि दिन प्रतिदिन संसार में जनसंख्या की समस्या अधिक गंभीर होती जा रही है और एक चिंता का विषय भी है कि अब विषय कौन कौन सी समस्या है। नंबर 1 अत्यंत तीव्र भयानक जनसंख्या वृद्धि के एकदम से अधिक जनसंख्या विस्फोट हो गया, जिसके कारण विश्व में जनसंख्या में अचानक अधिक वृद्धि हो गई, जिसमें सारी चीजें चाहे वो भूमि हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो उपयोग में ली जाने वाली आरामदायक सुविधा, उन सभी में क्या आ गई, धीरे धीरे कमी आ गई। सीमित संसाधन के प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन भी क्या है, सीमित है, जिसके कारण जनसंख्या अधिक होने पर उन सीमित संसाधनों के खत्म होने का क्या रहेगा, भय रहेगा। वितरण सकेंद्रित कि पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण सर्वत्र एक समान नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर एक जगह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या में क्या होता है, असमानताएं देखने को मिलती है। केवल थोड़े से भाग में बहुत अधिक लोग रहते हैं और बहुत कम भाग पर बहुत अधिक लोग रहते हैं और बहुत बड़े भूभाग पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। इसीलिए इस भूभाग में जो बहुत बड़े भूभाग है वो व्यर्थ हो जाते हैं और बहुत कम भूभागों में अत्यधिक दोहन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। बिना बसे भूभागों में निराशा कि पृथ्वी में के बिना बसे हुए भूभाग का क्षेत्रफल पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल का 70% है कि जो बिना बसे हुए भूभाग है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना है, 70% है। और इसमें भविष्य में मानव विकास होने या बढ़ने की आशंका भी नहीं है क्योंकि वह मनुष्य सुख सुविधाओं का विस्तार नहीं कर रहा है। प्राकृतिक व मानवीय प्रतिबंध जब किसी प्रदेश की जनसंख्या का भार वहां के भौतिक संसाधन साधारण धारण नहीं कर सकते। अब क्या कहता है कि जब किसी प्रदेश में जनसंख्या अधिक होने से वहां के भौतिक संसाधन उनका भार सहन नहीं कर पाते हैं, जिसमें अन्य समस्याएं उत्पादन हो जाती है, जैसे बाढ़ जैसी समस्याएं, बांध बनाते हैं बाढ़ जैसी समस्याएं आ जाती है, भूखमरी, महामारी, रहन सहन, जीवन स्तर का नीचा होना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
इसके बाद है जनसंख्या समस्या के समाधान। अब जनसंख्या की वृद्धि या जनसंख्या को वृद्धि को रोकने या उनके उचित निर्वाह के लिए कौन कौन से समाधान हमारे या सरकार के द्वारा किए जा सकते हैं। कि भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। अब क्या कहते हैं कि जो भौगोलिक या जो भौतिक या प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि जिसका लंबे इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि वो लंबे समय तक चल सके और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इनका उपयोग कर सके। औद्योगिकरण, परिवहन, संचार, खनन उद्योग, विनिर्माण उद्योग, यांत्रिकरण, कोयला, पेट्रोलियम, बिजली के अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण आवश्यक। क्या कहते हैं कि परिवहन उद्योग आदि के उत्पादन करने पर हमें क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, जिससे वो अधिक समय तक चल सके। इसके बाद है वैज्ञानिक तकनीकी प्रशिक्षण, अधिक से अधिक प्रसार व जागरूकता लाना। अब यानी वैज्ञानिक की जो तकनीकी है उसके द्वारा अधिक से अधिक क्या लाना है, जागरूकता को लाना है। फिर नंबर 4 है शिक्षा का प्रसार, कृषि का नवीनीकरण। अब क्या कहता है कि शिक्षा के प्रसार के माध्यम से लोगों को ये बताना है कि जनसंख्या अधिक होने पर हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कि वो समय रहते सतर्क हो जाए और जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त करे, वरना इनको भयानक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कृषि का नवीनीकरण के प्राचीन समय से की आ रही या परंपरागत रूप से की आ रही कृषि में नवीनीकरण की आवश्यकता है, जिससे उसका उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में बढ़ाया जा सके, जिससे अधिक अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सके। सागरीय संसाधनों का उपयोग, जैसा कि हम जानते हैं जनसंख्या अधिक होने से भूमि पर दबाव बढ़ने लगा है कि कम भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन की होड़ लगी हुई है, इसीलिए उस उत्पादन या उस भार को कम करने के लिए सागरीय संसाधन है उनका उपयोग करना आवश्यक है। जनसंख्या का अल्प बसे भागों में प्रवास। अब क्या कहता है कि जो अधिक सघन बसे प्रदेश है उन प्रदेशों में रहने वाले लोगों को ऐसे स्थानों की ओर अग्रसर या ऐसे स्थानों में बसाना जहां पर बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। देरी से विवाह, कि जो लड़का व लड़की के विवाह की उम्र में बढ़ोतरी करना जिससे जनसंख्या में कमी आए। परिवार नियोजन कार्यक्रम, कि सरकार या समाज कल्याण संस्था आदि द्वारा ऐसे कार्यक्रम का चलाया जाए जिसमें परिवार का नियोजन किया जा सके। ये थी जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख समस्या के समाधान। इसके बाद हम बात करेंगे जनसंख्या संक्रामण सिद्धांत। जनसंख्या संक्रामण सिद्धांत का उपयोग मुख्यतः किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के वर्णन और भावी जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि में भविष्य में कितनी वृद्धि हो सकती है या उसका वर्णन करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। यानी कि संक्रामण सिद्धांत का मूल प्रतिपादन नॉटेस्टिन ने 1945 में 3 अवस्थाओं के साथ किया था। इस सिद्धांत का जो मूल सिद्धांत, सबसे पहले इस सिद्धांत को किसने दिया था, नॉटेस्टिन ने इस सिद्धांत को 1945 में 3 अवस्थाओं के साथ उसने प्रकट किया था। उसके बाद में इसकी 5 अवस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस की 5 अवस्थाएं बताई गई। जनसंख्या के वर्णन व भावी जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ही किसी समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित व्यवस्था से उन्नत करते हुए साक्षर, नगरीकरण, औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है। अब क्या कहता है, इसमें यह देखा जाता है कि किस प्रकार से एक असभ्य समाज, अशिक्षित समाज, खेती खर या समाज या ग्रामीण जो समाज है किस प्रकार से शिक्षा की ओर, साक्षरता की ओर या नगरों की ओर बढ़ता है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। कि जो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर थी। अब क्या कहता है कि ऐसे प्रदेश थे जिनमें जनसंख्या, जन्म दर और मृत्यु दोनों क्या थी, उच्च, और किस प्रकार से वो अपने निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर पहुंचे, इस अवस्थाओं का अध्ययन किया गया। जिसमें पहली अवस्था उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की है और अंतिम अवस्था निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जनसंख्या रिपोर्ट में जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर विचार प्रकट किया और 5 अवस्थाएं दी है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 5 अवस्थाएं बताई गई। नंबर 1, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। ये पहली अवस्था है कि जिसमें जन्म भी क्या होगा, अधिक, और लोग भी क्या मरेंगे, अधिक। इसमें सुविधाओं की क्या होती है, कमी होती है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि भी अधिक होती है और लोगों की जो गिरावट है, मृत्यु दर है, वो भी क्या होती है, अधिक होती है। इसीलिए जनसंख्या में गति बहुत कम, जितने बच्चे पैदा हुए उतने लोग मर जाते हैं। इसलिए जनसंख्या की जो वृद्धि है बहुत ही मंद गति से होती है। फिर नंबर 2 है उच्च जन्म दर व मृत्यु दर उच्च परंतु गिरती हो। अब क्या कहता है कि बच्चे पैदा भी अधिक होंगे और मरेगी
मरेंगे भी अधिक, परंतु क्या, गिरती हुई दर से, पिछले साल जितनी थी उससे थोड़े कम। इसमें जनसंख्या में थोड़ी सी वृद्धि देखने को या धनात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। फिर नंबर 3 है उच्च जन्म दर व मध्य मृत्यु दर। अब क्या कहता है कि नंबर 3 में है बच्चे अधिक पैदा होंगे परंतु लोग मरना कम हो जाएंगे, जिसमें जनसंख्या का वृद्धि एकदम तीव्र गति से होगी। इसको विस्फोट की अवस्था भी कह सकते हैं। मध्य जन्म दर व निम्न मृत्यु दर। अब क्या कहता है कि बच्चों का जन्म, लोग धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, साक्षर होंगे, जागरूकता बढ़ेगी और जन्म दर में क्या आएगी, कमी आएगी, और मृत्यु दर में भी क्या आ जाएगी, कमी। सुख सुविधाओं का विकास होगा, चिकित्सा सुविधाओं का विकास होगा, और मृत्यु दर में क्या आ जाएगी, धीरे धीरे कमी हो जाएगी, और जनसंख्या में भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कमी होने लगेगी। फिर नंबर 5 है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। बच्चों की संख्या यानी पैदावार भी कम होगी और लोगों की मृत्यु भी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। ऐसी स्थिति उन देशों में होती है जिनमें जनसंख्या धीरे धीरे खत्म होने का भय लगा रहता है, कि जिसमें जनसंख्या की कमी होने लगती है। लोगों को ये लगता है कि इसमें जनसंख्या वृद्धि पूर्णतः क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसमें वृद्ध लोगों की संख्या अधिक होगी, युवा और बालकों की संख्या कम हो जाएगी, जनसंख्या खत्म होने का भय लगा रहता है। वो थी 5वीं अवस्था। हम ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से कोई क्षेत्र उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर पहुंचता है। इसके लिए कुल 5 अवस्थाएं बताई गई है।